आइए सुनते हैं चार महारथियों की जबरदस्त कहानियां। बीरबल, गोनू झा, मुल्ला नसीरुद्दीन और तेनालीराम। तेनालीराम की मजेदार कहानी। अनोखी तरकीब। तेनालीराम ने हम्पी में नया घर लिया, पर कुछ ही दिनों में वह उस घर में परेशान हो गया। घर के बाहर देर रात बच्चे शोर मचामचाकर खेलते रहते थे। एक शाम रोज की तरह बच्चे तेनाली के घर बाहर पिट्ठू का खेल खेल रहे थे। खूब शोर शराबा हो रहा था। तेनाली ने विचार किया। तेनाली ने सभी बच्चों को बुलाया और बोला, मुझे बच्चों का खेलना बहुत पसंद है। छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कबड्डी और पिट्ठू आदि कुछ खेल हैं जो मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं। अगर तुम लोग रोज रात को सड़क पर ये सभी खेल खेलोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर बच्चे खुश हुए। नेकी और पूछ पूछ। उन्हें तो अपने मनपसंद खेल खेलने को मिल रहे थे और ऊपर से खेलने के पैसे भी मिलने वाले थे। पूरे सप्ताह बच्चे नियम से रोज रात को तेनाली के घर के बाहर सड़क पर खूब हल्ला मचाकर खेलते रहे। सप्ताह के अंत में वे तेनाली के घर गए और सिक्के मांगे। वादे के अनुसार तेनाली के घर के बाहर खेलते रहे और सप्ताह के अंत में तेनाली से पैसे मांगने पहुंचे गए। तेनाली ने कहा कि अभी उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो वे केवल 7 सिक्कों से काम चलाएं। तीसरे सप्ताह भी बच्चों ने अपना वादा पूरा किया, परंतु पैसे देने के समय तेनाली उन्हें केवल 5 सिक्के ही दे पाया, क्योंकि उसे तनख्वाह नहीं मिली थी। बच्चे निराश हुए, पर क्या कर सकते थे। वे 5 सिक्के ही लेकर आ गए। चौथे सप्ताह में तेनाली ने बच्चों से कहा कि वह उन्हें 10 सिक्के तो नहीं दे सकेगा, परंतु वह उन्हें 2 सिक्के हर सप्ताह अवश्य देगा यदि वे उसके लिए सप्ताह भर खेलते रहे तो। अब तक बच्चों के सब्र का घड़ा भर चुका था। आप चाहते हो कि हम सिर्फ 2 सिक्कों के लिए 7 दिन खेलें? बच्चे एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं। भाड़ में जाओ। गुस्से में भरकर सभी बच्चे वहां से चले गए और दूसरी सड़क पर खेलने लगे। उस दिन के बाद बच्चे उस सड़क पर कभी नहीं खेले और तेनालीराम के नए घर के आसपास शांति हो गई। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। गोनू झा की कहानियां 15वीं सदी के मिथिला के बुद्धिमान कवि पंडित गुणानंद झा से जुड़ी हैं। गोनू झा का जन्म दरभंगा जिले के भरौरा गांव में हुआ था। वह एक गरीब किसान परिवार से थे। धर्मांधता और रूढ़िवादिता के दौर में बड़े जमींदार राजा कहलाते थे। दरबारियों के हाथ में शासन से प्रजा त्रस्त थी। गोनू झा ने चापलूस दरबारियों के चंगुल से प्रजा को बचाने में अहम भूमिका निभाई। त्रस्त लोग अपनी समस्याओं से गोनू झा को अवगत कराते थे। गोनू झा बड़ी से बड़ी समस्या का अपनी हाजिर जवाबी और प्रखर प्रतिभा के साथ समाधान निकाल लेते थे। चलिए सुनते हैं गोनू झा की एक कहानी। मुफ्त के मजदूर। गोनू झा के कारनामों से उनके कुछ विरोधी भी पैदा हो गए थे। यह विरोधी दल, जिसका नेता घुरिया नाम का आदमी था, असल में वो चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही प्रवीण था। एक बार गांव में बरसात न हुई तो खेती का काम ढीला पड़ गया। लोग बाग भगवान से मनौती मांग रहे थे कि बरसात हो। आखिर बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करानी थी ताकि बीज बोया जा सके, पर मजदूर तो ढूंढे न मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई हो। जमीन में अभी तो नमी थी, नमी जाने के बाद तो मुश्किल और बढ़ जाएगी।
आखिर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए। कैसे याद आ गई? आवश्यकता आ पड़ी और बिना आवश्यकता के कौन कहा जाता है। खेत खोदने को मजदूर नहीं मिल रहे। गोनू झा बोले, अब भई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस फिर सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही सब सिद्ध हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाज आने लगी। चारों के मुखिया घुरिया ने भी यह अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा न रोक पाया। उसने गोनू झा के घर से कुदालों के चलने की आवाजें सुनी तो चोरी छिपे जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। वह छुपा हुआ था। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आनी बंद हो गई। आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा की पत्नी की आवाज आई। खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हाफती आवाज आई, पर मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ है? घर में तो है नहीं। खेतों में हो सकता है। अब आई बात समझ में। मेरी माँ कहती भी थी कि हमारे खेत सोने की खान हैं। अब कल से वहीं 20 मजदूर लगाता हूं। देख लेना, जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब आराम करो। घर तो आपने सारा खोद फेंका। ठीक, सवेरे से काम शुरू करता हूं। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण खेत अभी नहीं खोद पा रहा, वरना खजाना आज ही निकालने को आतुर था। आधी रात हो रही थी। घुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया। आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। घुरिया बोला। क्या खबर है? गोनू झा खजाना खोद रहा है। मिश्रा जी ने बताया है। झूठ तो है नहीं। गोनू झा बहुत चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। अकारण तो वह घर खोदने वाला नहीं था। यह बात तो है। वह बहुत होशियार आदमी है। उसे घर में तो खजाना नहीं मिला। कल वह खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करेगा। उसकी माँ उसे संकेत करके भी गई है कि खजाना उसके खेत में ही है। घुरिया ने कहा, गुरु फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर लाएगा और हम किसी रात उड़ा लेंगे। मूर्ख हुआ है। घुरिया बोला, हमें खजाना आज ही हड़पना होगा। आज? आज कहाँ मिला है गोनू झा को? अबे अपने अपने घर से कुदाल लेकर आओ। मेरे साथ चलो। अभी एक पहर रात है। हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जागकर खेत पर पहुंचेगा तब तक तो हम माल बटोर लेंगे। यह अच्छा रहेगा गुरु। चोर मंडली हर्षित हो उठी। सुबह गोनू झा का चेहरा देखने लायक होगा। और तत्काल चोर मंडली अपने अपने घर से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। उसके चेले खुदाई कर रहे थे। तू यहां खोद और यहां खोद, घुरिया कह रहा था। उस्ताद, तुम भी तो कुछ करो। खजाना मिलते ही सबसे पहले आगे दौड़ोगे, एक दोस्त ने कहा। घुरिया ने कुदाल संभाली और जुट गया। पौ फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली पस्त होकर मेड़ पर बैठी थी। गुरु, कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ यार। घुरिया पस्त भाव से बोला, लगता है खजाना गहरा है। गुरु चलो, यहां से कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा। गांव की तरफ से कोई आ रहा था। गोनू झा ही होगा। चैन से न सोया होगा। भागो। थकेहारे सब भाग लिए।
आने वाले गोनू झा ही थे। उन्होंने उन्हें भागते देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। खेत पर आए तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई थी। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से काम करा लिया था। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। इस वीडियो में आप अकबर और बीरबल की 2 कहानियां सुनेंगे। पहली कहानी, आपका नौकर हूँ। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूँ। दूसरी कहानी, चतुर दर्जी। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ न ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। प्रेरणा दो और चांद भी आपके हाथों पर होगा, जबकि प्रेरणा का अभाव आपकी कार्यशाला पर ताला भी लगा सकता है। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी, दावपेंचों की थैली। बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या यह सच है? हाँ बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है।
खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। यह सुनते ही उस आदमी ने, जो खेत में काम कर रहा था और खुद ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूँ। खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दावपेंचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दावपेंचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपनी दावपेंचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आना, मैं तुम्हारे हर दावपेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट पड़ा। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। तेनालीराम की कहानी, विजय स्तंभ। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विजयनगर लौटे। उनकी विजय से प्रसन्न होकर पूरे विजयनगर को सजाया गया और कृष्णदेव राय की शानदार स्वागत किया गया। अगले दिन दरबार में कृष्णदेव राय ने कहा कि यह विजय मेरे लिए बहुत ही खास है, इसके लिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे यह विजय यादगार रहे। एक मंत्री ने राजा को सलाह दी कि आप एक विजय स्तंभ को चौक पर बनवाएं। राजा को यह सुझाव पसंद आया। राजा ने कहा कि राजमिस्त्री को बुलाकर इसका निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। इसके बाद राजमिस्त्री विजय स्तंभ के निर्माण कार्य के लिए लग गया। उसने विजय स्तंभ बनाने के बाद उस पर नक्काशी का काम करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मेहनत से रात दिन काम करके कुछ ही दिनों में विजय स्तंभ को पूरा कर दिया। इसके बाद एक खास दिन पर राजा ने उस विजय स्तंभ का शुभारंभ किया। विजय स्तंभ की सुंदरता को देखकर राजा और सभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने राजमिस्त्री को कहा कि इतनी सुंदर कारीगरी के लिए मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम बताओ तुमको क्या इनाम चाहिए। राजमिस्त्री ने मना किया कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा के बार बार कहने पर राजमिस्त्री बोला, महाराज आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे इस थैले में ऐसी वस्तु दो जो संसार में सबसे कीमती हो और कोई उसका मूल्य न लगा सके। राजा इस बात पर सोच में पड़ गए और राजमिस्त्री को इनाम के लिए अगले दिन दरबार में बुलाया। राजा ने तेनालीराम को अगले दिन दरबार में आने के लिए सैनिक द्वारा संदेश भेजा। सैनिक ने तेनालीराम को राजमिस्त्री की बात भी बताई। अगले दिन दरबार में राजमिस्त्री और तेनालीराम उपस्थित हो गए। राजा ने तेनाली को राजमिस्त्री की बात बताई। तेनाली बोला, महाराज मैं यह बात जानता हूँ। महाराज मैं वह कीमती वस्तु लेकर आया हूँ। इसके बाद तेनाली ने राजमिस्त्री से वह थैला लिया और उसको खोलकर अच्छे से बंद किया और मिस्त्री को दे दिया।
मिस्त्री भी चुपचाप थैला लेकर चला गया। राजा ने तेनाली से पूछा कि तुमने राज मिस्त्री को खाली थैला ही दे दिया और वह भी इसे लेकर चला गया। तेनाली ने कहा, महाराज, मैंने उसको खाली थैला नहीं, उसमें हवा भर कर दी है, जो कि संसार में सबसे कीमती है और उसका कोई मूल्य भी नहीं लगा सकता। राजमिस्त्री भी इस बात को समझकर वह थैला लेकर चला गया। राजा ने तेनाली की बहुत प्रशंसा की और ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।